Hello friends, welcome to Study Spark YouTube family. Today we are going to start liquid waste management and solid waste management MCQ. MCQ के सीरीज में ये थर्ड है हमारा और इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट भी डील करेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी डील करेंगे। तो विलयन से घुला हुआ संदूषक को हटाया जाता है। देखिए यहाँ पे संदूषक कहने का अर्थ है कंटेमिनेंट। The dissolved contaminant is removed from the solution by first है neutralization, second option है precipitation, थर्ड ऑप्शन है सॉर्प्शन एंड फोर्थ ऑप्शन है स्टेबलाइजेशन। उदासीनीकरण, वर्षा, शोखना, स्थिरीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, ये न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है सर? तो इसको हम बताते हैं। देखिए, जो कोरोसिव नेचर के कंटामिनेंट होते हैं, कोरोसिव कहने का अर्थ है कि जो संक्षारक प्रकृति के होते हैं। आपने पढ़ा था, हमारे क्लास में हमने बताया था कोरोसिव के बारे में भी, है ना। तो जो कोरोसिव नेचर के क्या होता है, कंटामिनेंट होते हैं, क्या करते हैं, उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन के द्वारा कंटामिनेंट की संक्षारक प्रकृति को कम करने के लिए अम्लीय या क्षारीय गुणों को न्यूट्रलाइज करते हैं, है ना। तो इसका जो अम्लीय या क्षारीय गुण है उसको क्या कहता है, न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइजेशन का यही काम है कि इसके किस गुण को करता है, अम्लीय एवं क्षारीय गुण को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। प्रिसिपिटेशन की, तो प्रिसिपिटेशन का होता है वर्षा। इसके द्वारा जो विलयन होता है ना, तो विलयन से घुला हुआ कंटामिनेंट को हटाया जाता है। ये प्रिसिपिटेशन प्रोसेस है, इसके द्वारा विलयन से घुला हुआ संदूषक को हटाया जाता है। वहीं सॉर्प्शन की बात करें तो ये जो जितने भी ठोस सोखता होता है उसकी सतह पर कंटामिनेंट को क्या करते हैं, एडसॉर्बेंट करते हैं। एडसॉर्बेंट का मीनिंग होता है आसंजन करते हैं सॉर्प्शन का। सोखता आपने गांव घर में भी सुना होगा कि जो बाथरूम वगैरह का जो टैंक वगैरह बनाते हैं। सो कूलिंग टावर के प्रदर्शन का संकेत कैसे दिया जाता है? हाउ इज कूलिंग टावर परफॉर्मेंस इज इंडिकेटेड? वेट वाल्व तापमान यानी कि वेट वाल्व टेम्परेचर, ड्राई वाल्व टेम्परेचर, अप्रोच एंड फोर्थ है रेंज। वेट वाल्व तापमान, शुष्क वाल्व तापमान, दृष्टिकोण और रेंज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अप्रोच। इसको हम दृष्टिकोण भी बोल सकते हैं। कूलिंग टावर के प्रदर्शन का संकेत अप्रोच या संकेत के द्वारा दिया जाता है। ओके, अच्छा, होता क्या है, ये जो अप्रोच है वो कूलिंग टावर से छोड़ने पर पानी और परिवेश वेट वाल्व तापमान के बीच तापमान अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। यदि दृष्टिकोण कम है तो प्रदर्शन अच्छा होगा। अपोजिट बात करें तो दृष्टिकोण मूल्य दर्शाता है कि कूलिंग टावर पानी को परिवेश या आसपास की हवा के गीले बल्ब के तापमान के कितने करीब ले जाता है। याद कर लीजिएगा, कूलिंग टावर के प्रदर्शन का संकेत अप्रोच यानी दृष्टिकोण के द्वारा दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। कार्बनिक कंपाउंड का एरोबिक सिस्टम में क्या थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा? What would be the theoretical oxygen demand of the organic compound in the aerobic system? और दे दिया है हमें C6H6O plus 7O2 minus 6CO2 plus 3H2O। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर तो वैसे हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर 2.38 mgO2 या ऑब्लिक mg फिनॉल। लेकिन होता क्या है, फिनॉल का मोल हमें पहले जानना होगा इसको बनाने के लिए। फिनॉल का जो मोल होता है वो होता है, इसका अनुभार जो होता है, फिनॉल मोल का जो अनुभार होता है वो है 94 ग्राम। ओके, को क्या करते हैं हम, O2 के साथ, O2 जिसका मोल वैल्यू होता है कितना, 32 ग्राम, उसका कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। फिनॉल मोल जिसका अनुभार होगा 94 ग्राम को O2 MB 32 ग्राम के का 7 होना चाहिए। तब फिनॉल का जो ऑक्सीजन डिमांड होगा, जो फिनॉल का ऑक्सीजन डिमांड होगा यहाँ पर वो हो जाएगा 224/94। कैसे हुआ, आपने क्या किया, 32 ग्राम को 7 से मल्टीप्लाई किया, 2 7 जा 14 का 4, 7 3 जा 21 एंड 1 कितना हुआ 2, तो 2 to 4 हमने ले लिया। ऑब्लिक में जो मोल था हमारा 94 ये ले लिया।
ये फॉर्मूला है, याद कर लिया, फिनोल ऑक्सीजन डिमांड का। तो फिनोल ऑक्सीजन डिमांड में हम क्या करते हैं कि फिनोल का मोल को बट्टा में रखते हैं और जो ऑक्सीजन का मोल वैल्यू है उसका 7 गुना ऊपर में रखते हैं। हम बोल सकते हैं यहाँ पे O2 इंटू 7 बाय फिनोल मोल वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे 224 क्या कर दिए, 224 बटा 94। जब इसको आप तोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2.38 mgO2 डिवाइडेड बाय mg फिनॉल, करेक्ट। इसलिए हमारा आंसर हो गया ये। तो याद कर लीजिएगा ये की आवश्यकता होती है खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। व्हाट इज नीडेड फॉर हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच यानी कि सिस्टम दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक प्रणाली दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अपशिष्ट उत्पादन प्रक्रिया एक जटिल है जिसमें प्रबंधन के लिए जोखिमों को कम करने, आर्थिक लागत कम करने और लाभकारी उपयोगों के लिए कचरे को रिसाइकल करने के लिए कई अवसर शामिल किए जाते हैं, इसीलिए इसको सिस्टम अप्रोच कहा जाता है। लाइक कि किस कारण खतरनाक अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया जटिल है। एक्सप्लेन व्हाई द हैजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज कॉम्प्लिकेटेड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिफरेंट कंटामिनेंट्स may be present at the hazardous waste site. Second, the method is the concentration and properties of contaminants, both first and second. None of the above. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे लिए बोथ हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड। खतरनाक अपशिष्ट स्थल पर अलग अलग संदूषक मौजूद हो सकते हैं और संदूषकों की सांद्रता और गुण विधि ये दोनों है। संदूषक कहने का अर्थ है कंटेमिनेंट, इंग्लिश में हमने बता भी दिया है ना, कंटेमिनेंट्स ही बोलते हैं इसको, संदूषक को। तो इसका जो होता है द मेथड इज द कंसंट्रेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंटेमिनेंट्स, ये गुण विधि है संदूषकों की सांद्रता और सांद्रता की। यहाँ जो क्वेश्चन का मेन उद्देश्य है, ये कहता है कि किस कारण खतरनाक अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया जटिल है। ये तो हमने 2 ऑप्शंस में बता दिए। इसको और डिफाइन कर किया जा सकता है कि खतरनाक कचरे का उपचार घटकों के प्रकार और उसके जो टॉक्सिसिटी है यानी विषाक्तता है, उसके पर्यावरण के साथ उनकी आमना सामना इंटरेक्शन और इन दूषित पदार्थों के उपचार में आने वाली कठिनाइयों के कारण एक गंभीर समस्या है। क्योंकि हैजार्डस वेस्ट का जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं तो उस समय हमें कई सारी समस्याएं आती है, क्योंकि कचरे का जो प्रकार होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। कुछ मेडिकल वेस्टेज होते हैं, कुछ केमिकल वेस्टेज होते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल वेस्टेज भी होते हैं। तो इन सारी चीजों को हम सबको डिस्पोज करना, सबको अलग अलग डिफाइन करके फिर डिस्पोज करना सही तरीके से एक जटिल प्रक्रिया है ना। तो क्वेश्चन यही कह रहा था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 3 प्रकार के द्रवीकृत गैसीय फायर का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। सिंगल फ्लूइडाइज्ड बेड, ड्यूअल फ्लूइडाइज्ड बेड और बबलिंग फ्लूइडाइज्ड बेड। ये नहीं होगा, ये गलत है सरासर। सीधे द्रवयुक्त बेड, दोहरी द्रवित बेड और बुलबुला द्रवित बेड, ये भी गलत है। छवित नहीं, ये द्रवित बेड, दोहरी द्रवित बेड और बुलबुला द्रवित बेड ये करेक्ट है। सिंगल फ्लूइडाइज्ड बेड, ड्यूअल फ्लूइडाइज्ड बेड और स्ट्रेट फ्लूइडाइज्ड बेड ये गलत है। देखिए गैसी फायर जो होता है ना, गैसी फायर के 3 प्रकार होते हैं, ये याद कर लीजिएगा। गैसी फायर के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से। पहला होता है सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड, हिंदी में ही लिख रहे हैं सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड। सेकेंड होता है हमारा ड्यूअल फ्लूइडाइज्ड। थर्ड होता है हमारा बबलिंग फ्लूइडाइज्ड। बबलिंग फ्लूइडाइज्ड ये याद कर लीजिए। यहां पर हिंदी में लिखा गया है लेकिन आप ये याद रखिएगा, ऑप्शन में चेंजेस है। एक्चुअली ये होना चाहिए। 3 प्रकार जो होते हैं सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड, ड्यूअल फ्लूइडाइज्ड एंड बबलिंग फ्लूइडाइज्ड, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले मैं एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहूंगा। 8, एलईडी से निकलने वाला खतरनाक प्रदूषक क्या है। व्हाट इज द डेंजरस पॉल्यूटेंट्स एमिटेड बाय एलईडी। फर्स्ट आर्सेनिक, सेकंड बोरियम, थर्ड कोबाल्ट एंड फोर्थ कैडमियम। ऑप्शन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। क्या हो जाएगा आंसर हमारा, आर्सेनिक।
ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये जो आर्सेनिक एलईडी से निकलता है, इसके साथ साथ कुछ और भी कंटेंट है, जैसे कि जो अर्धचालक है, जो डायोड है, अर्धचालक, डायोड एंड डायोड हो गया, माइक्रोवेव, उसके बाद एलईडी पे सौर सेल है, सौर सेल, सौर ऊर्जा से चलता है, ये सब आर्सेनिक छोड़ते हैं। तो याद रखिएगा, ये एनवायरनमेंट में क्या छोड़ते हैं, एनवायरनमेंट में आर्सेनिक छोड़ते हैं। अर्धचालक, डायोड, माइक्रोवेव, एलईडी, सौर सेल। SWM नियम 2016 यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक डैश एक डेंड योजना तैयार करे और प्रत्येक राज्य एक SWM रणनीति या नीति तैयार करे। The SWM rules 2060 stipulated that each dash should prepare a DEN plan and each state shall formulate a SWM strategy or policy. ऑप्शन है MSW, ULB, SWM एंड फोर्थ है MSWM। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ULB। ULB इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब बोलिएगा सर कैसे? देखिए कि जो डेंट प्रणाली है ना, डेंट प्रणाली अपनाई जाती है ULBs में। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश जो है 1998 में, और यह SWM नियम 2016 को निर्धारित करता है कि डेंड योजना तैयार किया जाए और प्रत्येक राज्य एक SWM रणनीति और नीति तैयार करे। क्यों करे? कि जितने भी वेस्टेज हैं या जितने भी पदार्थ हैं, उनके अंतर्गत जो पुरुष, महिला, बच्चे इत्यादि को प्रभावित कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं, पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं, तो डेंड प्लान के अंतर्गत, डेंड योजना के अंतर्गत उसका निवारण का प्रावधान किया जाए और इसका निपटान किया जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर? किसके द्वारा थर्मल प्रौद्योगिकी को विभेदित किया जाता है? बाय हुम इज थर्मल टेक्नोलॉजी डिफरेंशिएटेड? ग्रेड का प्रकार, ऊर्जा, रसायन, तापमान। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेड का प्रकार, फर्स्ट नंबर। थर्मल उपचार प्रौद्योगिकियों को प्रक्रिया के प्रयुक्त ग्रेड के प्रकार से विभेदित किया जाता है। खतरनाक कचरे की विस्तृत श्रृंखला को संभालने के लिए कुछ तकनीकों का विकास किया गया है, वो आपने हजार्डस वेस्ट में पढ़ा हुआ है। तो ग्रेड का प्रकार जो होता है वो थर्मल प्रौद्योगिकी को, थर्मल टेक्नोलॉजी को विभेदित करता है, डिफरेंशिएट करता है। निम्न में से क्या पॉलीथीन में दूषित पदार्थों को समाहित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कंटेमिनेंट्स इन पॉलीथीन? पर्म, डर्म, पोपा, टर्म। इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा एक, इसको हम बोलते हैं पर्म। जो एनर्जी डिपार्टमेंट है, एनर्जी डिपार्टमेंट के द्वारा पर्म व्यवस्था प्रारंभ की गई है। ये जितने भी भारी पदार्थ हैं, भारी धातु है, भारी पदार्थ है, पदार्थ के साथ साथ ये जो होता है रेडियो न्यूक्लाइड्स, न्यूक्लाइड्स हिंदी में लिख देते हैं रेडियो न्यूक्लाइड्स। जो रेडियो न्यूक्लाइड्स और भारी पदार्थ हैं, उनका निपटान का प्रक्रिया है, जिनमें जो पॉलीथीन में दूषित पदार्थ हैं उसको समाहित करती है और भारी धातु कंटेनमेंट्स को, संदूषण को रोकती है। इनमें से किस विधि का उपयोग पुरानी और बहुत बड़े शहर की जनसंख्या का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 मैथमेटिकल इंक्रीज मेथड, दूसरा ऑप्शन दे देगा ज्यामितीय श्रेणी विधि, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, थर्ड ऑप्शन दे देगा इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड एंड फोर्थ दे देगा लॉजिस्टिक कर्व। तो इसमें से आपका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अंकगणितीय वृद्धि, अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है। पुरानी और बहुत बड़े शहर की जनसंख्या का अनुमान लगाने के लिए अंकगणितीय वृद्धि का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सेशन खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे, ताकि हमारे जो वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बाय बाय।